हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 3 पॉइंट्स आपके हो गए। सेंट्रल मेटल का आप ऑक्सीडेशन नंबर देख के माइनस कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स को वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड देख के एनालाइज करके अगेंस्ट हुनसुल पेयरिंग कर दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अभी 3 पे ज्यादा फोकस रखिएगा, दैट इज CO, CN एंड अमोनिया। CO और CN मेन है, इवन अमोनिया भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने लाइन से वेकेंट ऑर्बिटल अपनी एनर्जी मिक्स करेंगे और वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल आज पहले हम करके देखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट अमोनिया 6 टाइम्स +3, कोबाल्ट अमोनिया 6 टाइम्स +3, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताइए और ऑब्वियसली बताइए अनपेयर कितने आ रहे हैं, ठीक है, गुड, ठीक है। तो बच्चों पहला पॉइंट, कोबाल्ट का जनरल एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 3d7 4s2। फिर हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आर्गन 3d6 बचेगा। और अब दूसरा पॉइंट, जब ये आर्गन 3d6 है, फिर आप कहेंगे लिगेंड वीक है स्ट्रॉन्ग है, तो अमोनिया को स्ट्रॉन्ग में लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में लेने की वजह से पेयरिंग कर दी, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग है क्यों वीक है वो अभी आगे आता है। ये पेयरिंग कर दी। और पेयरिंग करने के बाद बच्चों यहाँ 2 ऑर्बिटल खाली हैं जो कि 3d के हैं, और फिर आगे 4s खाली है और उसके आगे 4p भी खाली है। हमें 6 लोन पेयर लेने हैं, यहां से यहां तक 6 लोन पेयर आएंगे। इन 6 को हम कट करके अलग बना देंगे और अब हम कह सकते हैं कि बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये 6 लोन पेयर ऐसे आए हैं। D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, एंड ये 3 पेयर ऐसे थे। नाउ द पॉइंट इज दिस कि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। इट इज डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल इनर लो स्पिन। इनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंदर वाली शेल का डी यूज है इसलिए इनर कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन क्यों कह रहे हैं, अगेन जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड कम हो जाते हैं, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप वैसे भरते तो 4 अनपेयर आते, और अब यहाँ एक भी अनपेयर नहीं है, इसे लो स्पिन या इनर कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराया है कि आपको पिछला रिवाइज कराना था, तो ये पिछला हमसे रिवाइज हो गया। डन, मिटा दूं। अब किसी को डाउट है पूछ लीजिए। अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि ये थ्योरी फेल हो रही थी। कैसे कैसे फेल हो रही है बच्चों, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जहां ये थ्योरी फेल हुई है, दैट इज कॉपर टेट्रामीन सल्फेट। इस कॉम्प्लेक्स में ये थ्योरी फेल हुई, या बहुत सारे में आगे फेल हुई है। इसमें अगर मैं कहूं कॉपर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उस हिसाब से आप निकालोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। कारण मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है वो ये कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d10 4s1। कॉपर एक्सेप्शन है, 3d10 4s1। फिर कॉपर +2 हो गया, और कॉपर +2 3d9 हो गया। और 3d9 कैसे भी भर लो, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, 3d9 में तो लोन पेयर बाहर से आ ही नहीं सकता। कॉमन सेंस, कोई बच्चा ऐसे करके 9 भरे, ठीक है, या कोई बच्चा 2-2 करके 9 भरे, आएंगे ऐसे ही 9, पहले 5 फिर 1, मतलब 4 ऑर्बिटल में पेयर्ड 1 अनपेयर। तो यहाँ तो लोन पेयर आ ही नहीं सकता, इट इज अ कॉमन सेंस। तो अभी तक की थ्योरी के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए sp3। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। डन। लेकिन जब कॉपर टेट्रामीन सल्फेट को एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कॉपर टेट्रामीन सल्फेट स्क्वायर प्लेनर शेप का मिल रहा था, ठीक है। किस शेप का मिल रहा है, स्क्वायर। तो जब इन साहब को बताया गया कि ये स्क्वायर प्लेनर शेप का है, क्या करें, DsP2 है, बोले हाँ ठीक कह रहे हो, DsP2 तो होगा ही। कैसे होगा, बोले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला जाएगा। बोले जब ये वाला यहां से यहां चला गया
तो ये 4 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर हो गई, और जब ये 4 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, dsp2, और इसीलिए शेप क्या आ गई, स्क्वायर प्लेनर आ गई। ठीक है, तो इस थ्योरी में ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा था कि जब मर्जी चाहा पेयर करा दो, जब चाहा अनपेयर रहने दो। बोले कैसे आया पेयर और अनपेयर, एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट में जब इनको देखा वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक दिख रहा है तो उन्होंने उनको पेयर कराओ। एक्सपेरिमेंट में देखा नहीं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है यानी पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, तो बोले अनपेयर रहेगा। उन्हें इसकी शेप एक्सपेरिमेंट में दिखी कि स्क्वायर प्लेनर है, बोले एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के आगे जाएगा विदाउट एनी लॉजिक। ये थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी का ड्रॉबैक आ गया, समझ में आ गया कि यहाँ अगर तुम अमोनिया को स्ट्रॉन्ग ही मान रहे हो तो स्ट्रॉन्ग के लिए अभी तक तुमने ये कहा था दो दो करके पेयर हो जाते हैं, तो भैया दो दो करके पेयर हो जाते हैं, पेयर कर, ये यहाँ से यहाँ कूदेगा, ये कब तय हुई थी, ये तो तय ही नहीं हुई थी, लेकिन तेरे जो मर्जी आ रहा है करे जा रहा है, तो इसलिए ये थ्योरी एक तरीके से हमारी फेल हुई। ठीक है, और अब इस चीज का आंसर देने के लिए एक नई थ्योरी बनी, उसका नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाला वो यही है, CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत क्वेश्चन है इसमें भी बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ओके, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट और बेसिक पॉइंट। इसने थोड़ा सा अंतर माना है, इसने कहा है मेटल और लीगेंड के बीच में आयनिक लिंकेज होती है, यानी यहाँ ऐसी लिंकेज है, लीगेंड क्या करते हैं अपने लोन पेयर इन्हें देते हैं, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं लोन पेयर देते हैं, लेकिन बेसिकली लिंकेज कैसी मानी है इन्होंने, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिंकेज लीगेंड। तो पहला पॉइंट आपकी कॉपी में आ जाएगा। ये थ्योरी पिछली थ्योरी से थोड़ा सा अंतर है, इस थ्योरी में मेटल और लीगेंड के बीच में प्राइमरी लिंकेज क्या मानी है, आयनिक। मतलब इन्होंने सेंट्रल मेटल को एक कैटाइन माना है और लीगेंड को क्या माना है, एनाइन। ठीक है, ये कैटाइन एनाइन है। अच्छा, ये आप भी जानते हो कोई भी आयनिक बॉन्ड हो तो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें भी बाद में क्या होती है, शेयरिंग होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें भी आता है, तो ये उस पे बेस्ड है। तो पहला पॉइंट इन्होंने कह दिया है, ये लिगेंड्स आर नेगेटिव पॉइंट चार्जेस और सेंट्रल मेटल आर ऑब्वियसली पॉजिटिव। लिगेंड्स आर नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, नेगेटिव कहने का मतलब क्लियर है ना, ये लोन पेयर देंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड क्यों ना हो, लेकिन उसे हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज कहेंगे बच्चों। तो लिगेंड्स आर नेगेटिव पॉइंट चार्जेस होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। सेकंड पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से बताता हूं कि सेंट्रल मेटल का जो डी सबशेल होता है वो डी जनरेट माना जाता है। डी जनरेट मतलब सबकी एनर्जी बराबर है, और उसके नाम ये हैं DXY YZ ZX और DX² Y² एंड DZ²। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल जो है इसमें जो डी सबशेल है, उस डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल है ये माने जाते हैं डी जनरेट। बेटा डी जनरेट मतलब दे हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी इक्वल या सेम है। ठीक है, बट इस थ्योरी ने ये कहा है जब तक सेंट्रल मेटल अकेला है, मतलब उसके चारों ओर कोई नहीं है, तो ये डी जनरेट है, लेकिन जैसे ही ये लीगेंड की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जैसे ये लीगेंड आता है तो ये डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। इज इट क्लियर? लीगेंड के आते ही ये स्प्लिट हो जाते हैं दो लेवल्स में, बेसिकली दो लेवल्स में स्प्लिट होते हैं। शायद आपको याद आया हो कौन से दो लेवल्स में स्प्लिट होते हैं। एक लेवल का नाम रखा है EG और एक लेवल का नाम रखा है T2G। मतलब क्या है बेटा, बेसिकली ये वाले जो दो ऑर्बिटल हैं इनका नाम था एक्सियल ऑर्बिटल, और ये वाले जो 3 ऑर्बिटल हैं ये हैं आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, तो फिर से हम इस बात को बता देते हैं जिन बच्चों को ये नहीं याद है, ये 11th स्टैंडर्ड का पॉइंट है। ठीक है, अप्लाई करना है कि डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल हैं, 5 में से 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं
dxy, dyz और dzx। और ये जो तीन ऑर्बिटल हैं, ये तीनों के लोब्स मैंने बीच में दिखाए हैं। मतलब एक्सिस यहां जा रही है, यहां जा रही है और लोब बीच में है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में है, यानी नॉन एक्सिस है। और ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट एक्सियल ऑर्बिटल होता है, ये ऐसा होता है। डी जेड स्क्वायर सबसे अलग होता है। डी जेड स्क्वायर एक अकेला ऐसा है जिसमें नोड नहीं होती, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग जीरो, इस पॉइंट पे नोड है, यहाँ पे पूरे प्लेन पे नोड चल रही है, इन सब पे नोड है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, तो अब इतना याद आ जाना चाहिए जिनको पिछले टर्न पे नहीं थे या नहीं पता है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं। 5 में से 3 ऑर्बिटल उसके नॉन एक्सियल है। याद रहेगा, नॉन एक्सियल का मतलब मालूम है, मतलब एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक्सिस में नहीं। 5 में से 3 कैसे हैं? नॉन एक्सियल। और किसी भाषा में उसको T2G कहा गया है। किसी भाषा में उसका जो एब्रीवेशन बना है नॉन एक्सियल वालों का, 3 को एक साथ को T2G कहते हैं। ठीक है, तो उसका एब्रीवेशन जैसे दैट इज का IE है, ऐसे कुछ एब्रीवेशंस बने हुए ना शॉर्ट हैंड के, वैसे ही ये 3 एक साथ हैं, इसे ट्रिपल डी जनरेट कहते हैं। और उनकी भाषा में ये T2G है, जो डिस्कवरर ने किया, चला आ रहा है। आप इसे T2G कहें या ट्रिपल डी जनरेट कहें। और वो जो 2 एक्सियल वाले ऑर्बिटल हैं वो एक जैसे हैं, और उनको इन्होंने क्या कह दिया है? EG। इज इट क्लियर? तो एग्जाम में ध्यान रखेंगे, डबल डी जनरेट के लिए वर्ड है EG और ट्रिपल डी जनरेट के लिए वर्ड है T2G। T2G नॉन एक्सियल है और EG एक्सियल है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि ज्यादा पॉइंट है ही नहीं, इसके बाद ये खत्म होने पे आ रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? सेंट्रल मेटल और लीगेंड में आयनिक लिंकेज माननी, खत्म करो। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये जो लीगेंड्स हैं, ये सेंट्रल मेटल की तरफ जब अप्रोच करते हैं तो सेंट्रल मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं, डी सबशेल जो है वो स्प्लिट हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट हो जाती है? इसका मतलब है जो डी सबशेल है, अभी डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है। अभी कहने का मतलब जब तक उसके चारों ओर लीगेंड नहीं है। तो डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल हैं, वो पांचों में पांचों कैसे थे? डी जनरेट। डी जनरेट मतलब उनकी एनर्जी सबकी बराबर थी। डन। लेकिन जैसे ही बाहर से लीगेंड आता है तो ये डीजेनरेसी खत्म। जैसे ही लीगेंड अपना चार्जेस देता है, लोन पेयर इनकी तरफ बढ़ाता है, तब ये डीजेनरेसी खत्म। तो ये पांचों डीजेनरेट नहीं रहते। अब ये 2 लेवल में टूट जाते हैं। किन 2 लेवल में टूट जाते हैं बेटा? EG एंड T2G। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर मैं स्प्लिटिंग दिखाता हूं आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यहां तक के 3 पॉइंट में कोई डाउट है? आखिरी पॉइंट अगर लिखना चाहो तो मैंने ये बोला है, आखिरी पॉइंट मैंने क्या बोला है कि हाँ, डी सबशेल या 5d ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल आर डीजनरेट व्हेन इट इज आइसोलेटेड। ठीक है, जब वो आइसोलेटेड है तो डीजनरेट है। तो 5d ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड व्हेन इट इज आइसोलेटेड, बट इन प्रेजेंस